गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विजन पर। तो आज हम देखेंगे आज हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम पाषाणकालीन सभ्यता और प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, जो भी इसके तहत जो भी प्राचीन हमारी सभ्यता थी उसे देखेंगे। और ये सीरीज जो हमारी है ये मुख्यतः घटना चक्र पर बेस्ड है। इसके साथ ही परीक्षावाणी, परीक्षा मंथन और जो महेश कुमार बर्णवाल जी की हिस्ट्री की बुक आती है वो भी इसमें हम कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर जुड़े हैं, नए हैं, तो प्लीज़ इससे जुड़ जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम भारतीय इतिहास की। ठीक है। सबसे पहले शुरू करेंगे हम आज प्राचीन, दिख रहा होगा, भारतीय इतिहास। ठीक है। जो प्राचीन भारतीय इतिहास था इसमें मतलब इसमें इसे अनेक कालों में इसे विभाजित किया जाता है, क्योंकि इस समय साक्ष्य कहीं पर मिले कहीं पर नहीं मिले। तो इसमें मुख्यतः जो थे तीन काल मुख्यतः थे। वो तीन काल कौन कौन से थे? सबसे पहले हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल, फिर आता है ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल नंबर 1 पर ये आता है। नंबर 2 पर आता है आपका, नंबर 2 पर कौन सा आता है? नंबर 2 पर आद्य ऐतिहासिक काल आता है। आद्य आद्य ऐतिहासिक काल। नंबर 3 पर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ठीक है। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, यानी जिस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और जिस काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, प्रागैतिहासिक काल में कोई साक्ष्य नहीं लिखित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन जब हम इसके बाद हम प्रागैतिहासिक के बाद हम जब आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो इसमें लिखित साक्ष्य तो मिलता है, यानी इस काल में लिपि प्रचलन में थी, लेकिन वो जो लिपि प्रचलन में थी वो अभी तक भी पढ़े नहीं गए हैं। तो इससे क्या कहा गया? इसको इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया। इसके बाद अगर हम बात करें ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण उपलब्ध भी है और वो पढ़े भी गए हैं। अब इसके अंतर्गत जो ये प्रागैतिहासिक काल था, इसके अंतर्गत पाषाणकालीन संस्कृति, पाषाण, ठीक है, पाषाण संस्कृति, इसके अंतर्गत कौन सी संस्कृति आती है? पाषाण संस्कृति आती है। और आद्य ऐतिहासिक की बात करें, जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके अंतर्गत कौन सी आती है? सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके अंतर्गत एक और सभ्यता आती है जिसे जौरवी संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जौरवी संस्कृति। जौरवी जौरवी संस्कृति। ठीक है। अगर हम बात करें ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल की शुरुआत ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ऐतिहासिक काल की शुरुआत लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है। कब हुई थी ऐतिहासिक काल की शुरुआत? ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है छठी शताब्दी ईसा पूर्व से। ठीक है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बीसी कहते हैं, यानी बिफोर ऑफ क्राइस्ट। दो चीजें होती हैं, एक बीसी होती है और एक एडी होती है। बीसी यानी बिफोर ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो अवस्था है उसे क्या कहेंगे? हम बीसी कहेंगे। और एक आता है ईसवी। ईसवी किसे कहा जाता है? ईसवी वह कहलाता है जिसे हम एडी के नाम, एडी से प्रदर्शित करते हैं, यानी एनो डोमिनी। अब हम आगे चलेंगे। ठीक है। इसमें हम आगे देखेंगे
इसमें हम आगे देखेंगे। अब हम बात करें ऐतिहासिक काल का प्रारंभ, अभी हमने देखा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है और सर्वप्रथम 1863 के लगभग में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान कब प्रारंभ हुआ। पाषाणकालीन पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान, अनुसंधान यानी खोज, ठीक है, अनुसंधान जिसे हम क्या कहेंगे, खोज भी कह सकते हैं, कब हुई थी 1863 1863 में होती है। कब होती है 1863 में। अब चलो ये 1863 में होती है, कहाँ से हुई थी, किसने की थी। तो सबसे पहले अगर पूछेगा कि पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान कब प्रारंभ हुआ, 1863 में प्रारंभ होता है, ठीक है। कब होता है 1863 में प्रारंभ होता है। पूछेगा किसने किया, तो किसने किया था, एक रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक व्यक्ति थे। कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक एक व्यक्ति थे। पूछेगा कहाँ से की, कब 1863 में, किसने, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कहाँ से की, तो ये की थी एक तमिलनाडु चेन्नई के पास क्या है, एक पल्लवरम, तमिलनाडु में चेन्नई के पास एक पल्लवपुरम भी कहते हैं इसको, यहाँ पे पल्लवरम भी कहते हैं, ठीक है। पल्लवपुरम ही लिख देते हैं, पल्लवपुरम से, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन हो गए। कौन कौन से, पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान कब प्रारंभ हुआ, तो 1863 में। किसने किया, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कहाँ से किया, तमिलनाडु। शहर का नाम चेन्नई, जगह का नाम पल्लवपुरम, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ, अभी ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ से प्राप्त क्या हुआ। यहाँ से प्राप्त हुआ हैंड एक्स, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ, हैंड एक्स यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया होगा। अब इससे आगे चलते हैं, इससे हम आगे देखेंगे। तो हमने यहाँ से प्राप्त, हमने पता कि हमने कब शुरुआत की थी इसकी, 1863 में। किसने, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कहाँ से, तमिलनाडु के चेन्नई के पास पल्लवपुरम नामक स्थान से, ठीक है। अब बात करते हैं पाषाणकालीन निर्मित उपकरणों की भिन्न अधिकता के कारण। जो पाषाणकालीन निर्मित उपकरण थे उनकी बहुलता थी, ठीक है। उसकी अधिकता के कारण जो संपूर्ण पाषाणकालीन संस्कृति थी उसे मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित किया गया, ठीक है। फिर सुनिए, पाषाणकालीन निर्मित जो भी उपकरण थे उनकी अधिकता थी, इसलिए जो संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति थी उसको 3 भागों में विभाजित किया गया। वो कौन कौन से भाग थे, एक पुरापाषाण काल था, एक मध्य पाषाण काल था, एक नवपाषाण काल था, ठीक है। पाषाणकालीन संस्कृति को कितने भागों में बांटा जा रहा है, पाषाणकालीन संस्कृति, इसको कितने भागों में बांटा जा रहा है, मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाएगा। कौन कौन से वो 3 भाग होंगे, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, ठीक है। इसमें कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले हम बात करें तो पुरापाषाण होगा, इसके बाद मध्य आ जाएगा, मध्यपाषाण, इसके बाद आएगा नवपाषाण, ठीक है। यानी 3 कौन कौन से हो गए, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल। आगे हम बात करेंगे फिर उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को, इसको पाषाण काल को पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण में बांटा गया। अब उपकरणों की फिर अधिकता हुई तो एक पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइडेड किया गया, ठीक है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 अगर हम बात करें तो पूर्व पुरापाषाण काल, पूर्व पुरापाषाण काल, ठीक है। इसको भी जो ये पुरापाषाण काल है इसे भी जो यहाँ पे जो उपकरण थे उनकी भिन्नता के कारण इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया। इसमें पूर्व पुरापाषाण काल,
मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, नंबर 2 आ जाएगा आपका मध्य पुरापाषाण काल, और नंबर 3 में आ जाएगा उच्च पुरापाषाण काल। राइटिंग में मत जाना, इसमें राइटिंग होती नहीं है। ठीक है, ये इसके काल थे। तो हमने देखा जी कि हमने देखा पाषाणकालीन संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कौन कौन से? पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। जो ये पुरापाषाण था, इसको भी 3 भागों में डिवाइडेड किया गया। क्या गया? पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, आगे देखेंगे हम। चलिए अब देखते हैं हम, जो ये पूर्व पुरापाषाण काल था, ठीक है, इसके तहत एक संस्कृति जो मतलब इसके तहत उपकरण मिले थे, इसमें हम इसके तहत, ठीक है, इसके तहत कौन से उपकरण मिले थे? क्रोड उपकरण मिले थे। कभी पूछ सकता है क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए कि जो ये पूर्व पुरापाषाण काल था, इसके तहत कौन से उपकरण मिले थे? क्रोड उपकरण मिले थे। ठीक है, इस क्रोड उपकरण में क्या क्या थे? इसमें एक हस्त कुठार था, एक खंडक था, एक विधारणी थी। ठीक है, क्या क्या थे इसमें? एक हस्त कुठार था। हस्त कुठार मतलब शायद ये हाथ से चलाने वाला कुल्हाड़ा होगा, हस्त कुठार। एक था आपका खंडक और एक विदारणी। खंडक और एक क्या था? विदारणी। विदारिणी। ठीक है, यानी कौन कौन से हुए? हस्त कुठार, खंडक और विदारिणी। ये इसके तहत पूर्व पाषाण काल के तहत मिले थे। अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें, अगर हम इसी की जगह अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसके तहत क्या मिला था? इसके तहत फलक, फलक, इसके तहत फलक उपकरण मिले थे। ठीक है, कौन से उपकरण मिले थे इसके तहत? फलक उपकरण मिले थे। अगर हम अब हम नेक्स्ट देखें, उच्च पुरापाषाण काल की बात करें, उच्च पुरापाषाण काल के तहत क्या मिला था? उच्च पुरापाषाण काल के तहत तक्षणी और खुरचनी मिली थी। ठीक है, क्या मिली थी इसकी? तक्षणी और इसके तहत तक्षणी और खुरचनी मिली थी। तो हमने देखा अभी जो सबसे पहले हमने बात की थी, जो पूर्व पाषाण काल था उसके तहत क्रोड उपकरण मिले थे। क्रोड उपकरण में क्या क्या था? एक हस्त कुठार था, खंडक था और विदारिणी थी। इसके बाद हमने मध्य पाषाण में देखा जिसमें फलक उपकरण मिले थे। फिर उच्च पुरापाषाण में देखा जिसमें तक्षणी और खुरचनी उपकरण प्राप्त हुए थे। ठीक है, जो उच्च पुरापाषाण काल था, इसके जो साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, ये जो ये साक्ष्य पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलते हैं। ठीक है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? साक्ष्य पंजाब सोहन नदी घाटी। वर्तमान कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान। ठीक है, वर्तमान कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करें तो वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एक येल जो कैम्ब्रिज अभियान था, उस दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किया था। कब किया था? 1935 में। ठीक है, इसके बाद बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, जो बेलन घाटी है वो कहाँ स्थित है? बेलन घाटी, ये पूछा भी जाता है कि बेलन घाटी पुरा स्थल कहाँ स्थित है, तो बेलन घाटी पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो GR शर्मा थे, उनके निर्देशन में अनुसंधान हुआ था। कहाँ पर? बेलन घाटी में। ठीक है, पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित जो पुरा स्थल कितने प्राप्त हुए, ये पूछा जा सकता है आपसे कि पूर्व पुरापाषाण काल से पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित
संबंधित कितने उपकरण प्राप्त हुए? तो कितने प्राप्त हुए थे? ये होते हैं 44। ठीक है, कितने उपकरण प्राप्त होते हैं? 44 उपकरण प्राप्त होते हैं। बेलन घाटी के लोहंदा, जो बेलन घाटी है ना, वहाँ के लोहंदा नाला से, जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश में पड़ती है, और यहाँ का जो खोज किया था वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जी आर शर्मा के निर्देशन में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी के लोहंदा से, ठीक है, बेलन घाटी के लोहंदा नाला से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है। ठीक है, बेलन घाटी, लोहंदा, यहाँ से क्या प्राप्त होती है? मातृ देवी की प्रतिमा। ठीक है, क्या प्राप्त होती है? यहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम किस काल में प्राप्त होता है? ये भी प्राप्त होता है मध्य पाषाण काल में। ठीक है, कब प्राप्त होता है? मध्य पाषाण काल में प्राप्त होता है। जो मानव अस्थिपंजर था, ये कब प्राप्त होता है? मध्य पाषाण काल में प्राप्त होता है। और ये जो ये गुजरात स्थित एक लंगनाज एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है। ठीक है, कौन सा है? लंगनाज। लंगनाज कहाँ स्थित है? गुजरात में। क्या है ये? महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक मध्य पाषाणिक पुरास्थल है। यानी भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होते हैं। जो लंगनाज गुजरात का जो लंगनाज है, ये एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन जो मध्य पाषाण कालीन क्या था? पुरास्थल था। अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से लगभग एक से लेकर यहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए। कितने? ये लंगनाग से 14 मानव कंकाल, 14 मानव कंकाल यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कितने मानव कंकाल में यहाँ से प्राप्त हुए हैं? कितने मानव कंकाल यहाँ से मिलते हैं? 14 मानव कंकाल यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तो मध्य पाषाण कालीन महदाह है। मध्य पाषाण कालीन, ये सब मध्य पाषाण काल के ही हैं। ठीक है, मध्य पाषाण कालीन महदाह। महदाह कहाँ पड़ता है? कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये किस काल से संबंधित है। तो महदाह मध्य पाषाण काल से संबंधित है। और महदाह जो है ये पड़ता है आपका प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? यूपी, प्रतापगढ़ में। ठीक है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में महदाह पड़ता है। जी आर शर्मा ने महदाह से जी आर शर्मा है, इन्होंने महदाह में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से? कभी कभी पूछ लेता है कि यहाँ महदाह से 3 क्षेत्रों का उल्लेख किसने किया है? महदाह से 3 क्षेत्रों का उल्लेख, 3 क्षेत्रों का उल्लेख किसने किया? किसने किया है? जी आर शर्मा ने किया है। ठीक है, किसने किया है? यहाँ से जो महदाह है, यहाँ से जी आर शर्मा ने 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से थे? एक बूचड़खाना संकुल क्षेत्र था, एक कब्रिस्तान निवास क्षेत्र था, और एक झील क्षेत्र था। 3 क्षेत्र कौन कौन से थे? एक बूचड़खाना संकुल क्षेत्र था, दूसरा क्या था?
एक बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, दूसरा था कब्रिस्तान निवास क्षेत्र और तीसरा झील क्षेत्र। दूसरा क्या था? कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। और तीसरा क्या था? तीसरा था यहाँ से आपका झील क्षेत्र। ठीक है, तीसरा कौन सा था? झील क्षेत्र। ये किसने खोज निकाले हैं, किसने किसने इनको बांटा है कि जो ये महदाह था, जो मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल है महदाह, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में, तो यहाँ से 3 क्षेत्रों का उल्लेख कौन करते हैं? GR शर्मा। ठीक है, GR शर्मा करते हैं। अगर इससे आगे हम बात करें, जो डॉक्टर जगनारायण द्वारा लिखित पुरातत्व विमर्श, पूछ सकता है कि पुरातत्व विमर्श नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुरातत्व विमर्श, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है कि पुरातत्व विमर्श नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है, इनका नाम है डॉक्टर जगनारायण मिश्र। ठीक है, क्या नाम है इनका? डॉक्टर जगनारायण, मिश्र नहीं है, जगनारायण ही है। क्या नाम है? डॉक्टर जगनारायण, इनके द्वारा ये लिखी गई है। ये इसमें क्या बताते हैं? इसमें ये बताते हैं कि जो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, तो इसमें बताते हैं कि महदाह, सराय नाहर और दमदमा तीनों स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण प्राप्त हुए। ये बताते हैं कि जो एक आपका महदाह है, महदाह, एक सराय नाहर है, सराय नाहर, और एक आपका है दमदमा। ये बताते हैं कि यहाँ ये तीनों स्थानों से, ठीक है, महदाह से, सराय नाहर से और दमदमा से क्या मिले हैं? जो हड्डी, जो यहाँ से मिले हैं, यहाँ से हड्डी के उपकरण और आभूषण आभूषण पाए जाने का उल्लेख इन्होंने किया है अपनी इस पुस्तक में। ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक में क्या किया है? महदाह, सराय नाहर और दमदमा से हड्डी और आभूषण क्या किया है? हड्डी और हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख, हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का ये क्या करते हैं? उल्लेख अपनी पुस्तक में करते हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आना खैर मुश्किल है, लेकिन ये पूछा जा सकता है पुरातत्व विमर्श नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर जगनारायण ने लिखी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दमदमा हरियाणा में, जो ये दमदमा है ये कहाँ पड़ता है? दमदमा हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, दमदमा हरियाणा में 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो दमदमा है, दमदमा कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा। यहाँ से 41 मानव क्या कितने प्राप्त हुए हैं? जो दमदमा हरियाणा में पड़ता है, यहाँ से 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। 41 मानव समाधान, 41 मानव समाधान यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें, इसमें से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 कंकाल एक साथ दफनाए गए। 5 क्या है इसमें से? 41 में से 5 युग्म समाधान है। 5 युग्म समाधान है और 3 क्या है? 5 युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। ठीक है, एक समाधान में 3 कंकाल एक साथ दफनाए मिलते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक सही हो गया। यानी दमदमा हरियाणा में स्थित है, यहाँ से 41 मानव समाधान प्राप्त होते हैं और 5 युग्म समाधान, जो इसमें 41 में से 5 युग्म समाधान है, जिनमें से एक समाधान में 3 कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिलते हैं। इसके बाद हम यहाँ से बात करें तो कुल
कुल मिलाकर यहां से कुल मिलाकर 48, कुल 48 समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहां तक ठीक हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं जो लेखनिया है। ठीक है, लेखहिया या फिर लेखनिया, कहीं कहीं लेखनिया भी है, कहीं कहीं लेखहिया भी है। लेखहिया से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। जो अमेरिका के जॉन आर लुकास के अनुसार, अमेरिका के एक व्यक्ति हैं जॉन आर लुकास, वो क्या कहते हैं कि जो लेखहिया है वहां में कुल 27 कंकाल की अस्थियां मिली हैं। ठीक है, मुख्यतः लेखहिया से पूछेगा कितने कंकाल मिले हैं, लेखहिया यहां से कितने कंकाल मिले हैं। यहां से अगर हम बात करें तो लेखिया से 17 मानव कंकाल मिलते हैं। ठीक है, 17 मानव कंकाल, कितने मानव कंकाल मिलते हैं, 17 मानव कंकाल यहां से मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो जॉन आर लुकास के अनुसार कितने मिलते हैं, लेखिया से जॉन आर लुकास के अनुसार इन्होंने 10 और बढ़ा दिए, इसमें कितने 27 मिलते हैं। ठीक है, 27 मानव कंकाल। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे जो पशुपालन का प्रारंभ है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना इसका। ठीक है, जो पशुपालन का प्रारंभ किस काल में होता है, पशुपालन का प्रारंभ इसमें 100 वाला होगा। पशुपालन का प्रारंभ किस में होता है, ये मध्य पाषाण काल में होता है। ठीक, किस काल में होता है, मध्य पाषाण काल में। अगर हम आगे बात करें, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल से शुरू होता है, तो मध्य पाषाण काल से शुरू होता है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगण, साक्ष्य कहां से मिलते हैं, आदमगण, आदमगण कहां पड़ता है। ठीक है, जो पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं, आदमगण से प्राप्त होते हैं। आदमगढ़ जो पड़ता है ये जो नर्मदापुरम है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश। ठीक है, यहां से मिले हैं। और अगर बात करें, एक तो ये हो गया आपका आदमगढ़, एक दूसरा भी पड़ता है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका बागौर। बागौर कहाँ पड़ता है, बागौर, बागौर पड़ता है राजस्थान में, यहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागौर राजस्थान से किसके साक्ष्य मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। किस काल में शुरू हुआ था, मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मानव कब खाद्य संग्राहक बना। ठीक है, मानव कब खाद्य संग्राहक बना, मानव खाद्य संग्राहक यानी खाद्य का संग्रहण करने वाला कब बना, मतलब भविष्य के लिए उसको बचाने के लिए। ठीक है, कब बना था, ये कब बना, ये भी मध्य पाषाण काल में ही बना। ठीक है, किस काल में बनता है, मध्य पाषाण काल में ही बनता है। इसके बाद हम आगे बात करें तो मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये भी कौन सा है, किस काल से संबंधित है, ये मध्य पाषाण काल से ही संबंधित है। ठीक है,
भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। किस जिले में पड़ता है? रायसेन जिला। ठीक है, जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में, ये प्रागैतिहासिक शैल चित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक शैल चित्र का सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, क्या है? जो भीमबेटका है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है और प्रागैतिहासिक शैल चित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ये। ठीक है, यहाँ से लगभग, ठीक है, यूनेस्को जो ये भीमबेटका है ये यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में संरक्षित है, विश्व विरासत सूची में इसे जगह मिली हुई है और इसमें शामिल किया गया है। यहाँ से जो ये सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में, ये हमने देखा था। ठीक है, और खाद्यान्नों का उत्पादन कब होता है? किस काल में होता है? नवपाषाण काल में। ठीक है, यानी खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन नवपाषाण काल में होता है। ठीक है, यहाँ से जो ये जो खाद्यान्न है, नवीनतम खोजों के अनुसार प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये बहुत बार पूछा जाता है। नवीनतम खोजों के अनुसार कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? नवीनतम खोजों के अनुसार कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं वो लोहरादेव उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। ठीक है, लोहरादेव उत्तर प्रदेश। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिला है चावल। ठीक है, चावल के साक्ष्य। अगर हम बात करें ये कब से, लगभग किस सन के हैं? यहाँ से लगभग 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के ये हैं। ठीक है, 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 बीसी ईस्वी पूर्व। ठीक है, यानी 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के ये हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये नवीनतम खोजों के अनुसार प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोहरादेव, लोहरादेव उत्तर प्रदेश से। क्या कौन से साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं? चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और ये किस सन के हैं? ये हैं लगभग 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के। ठीक है, ये तो ये हो गया। अगर पूछेगा 2 क्वेश्चन इसमें आप याद रखिए कि अगर नवीनतम खोजों के अनुसार कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछेगा तो लोहरादेव होगा। ठीक है, नवीनतम खोजों के अनुसार कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लोहरादेव उत्तर प्रदेश होगा। चावल के यहाँ से साक्ष्य मिले थे। इससे पूर्व प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो पाकिस्तान था वो था। ठीक है, ये चावल के मिले हैं यहाँ से। इससे पूर्व जो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इससे पूर्व जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान था, प्राचीनतम कृषि साक्ष्य, ये कौन सा स्थान था? ये था आपका मेहरगढ़। ठीक है, क्या था? मेहरगढ़।
जो कहाँ स्थित है वर्तमान में? बलूचिस्तान, पाक, यहां पर ये स्थित है। ठीक है, इससे पूर्व वाला। अगर अगर हम बात करें यहाँ से क्या मिला है, इधर तो हमने देखा कि जो नवीनतम खोजों के अनुसार कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य थे वो लोहरादेव उत्तर प्रदेश से चावल के साक्ष्य मिलते हैं, जो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के हैं। जो मेहरगढ़ है, प्राचीनतम कृषि साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, तो यहाँ से मिला है। गेहूं के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, अब ये गेहूं के साक्ष्य कब के हैं? ये 7000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, 7000 ईसा पूर्व के। आगे बात करें, जबकि प्राचीनतम चावल जो चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? वो कोल्डी हवा यूपी उत्तर प्रदेश है। प्राचीनतम प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश। अब देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आ गए हमारे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि नवीनतम खोजों के अनुसार कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य तो लोहरादेव उत्तर प्रदेश, यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद इससे पूर्व प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से, यहाँ से गेहूं के। अब प्राचीनतम चावल के साक्ष्य पूछेगा तो क्या होगा? कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से होगा। ठीक है, ये जो कोल्डी हवा है यांगची, ठीक है, यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग यहाँ पर 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया था। ये कोल्डी हवा में जो है कहां पर है? यांगजी नदी घाटी में। यहां पर कब चावल उगाए गए थे? यहां पर लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाए गए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए मेहरगढ़ से, अब इसके बाद हम देखेंगे तो मेहरगढ़ से पाषाणकालीन से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। पूछ लेगा आपसे कि पाषाण काल से लेकर हड़प्पा तक के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के साक्ष्य, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के साक्ष्य ये कहां से प्राप्त होते हैं? ये मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कि वही मेहरगढ़ है जो बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, बलूचिस्तान पाक। ठीक है, अगर हम बात करें मानव के साथ कुत्ते का कंकाल कहां से मिलता है, अब हम साक्ष्य को देखेंगे। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते का कंकाल ये कहां से मिलता है? ये बुर्जहोम से मिलता है। ठीक है, कहां से मिलता है? बुर्जहोम, ये कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते का साक्ष्य बुर्जहोम से मिलता है। गर्तावास, ठीक है, गर्तावास का भी साक्ष्य यहीं से मिलता है। गर्तावास भी कहाँ से मिलता है? बुर्जहोम, कश्मीर से ही मिलता है। इसके साथ बुर्जहोम की खोज कब होती है? 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में होती है। ठीक है, डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। कब की थी? 1935 में। ठीक है, बुर्जहोम कब होती है खोज? 1935 1935 में डी टेरा
टेरा एवं कौन थे? पीटरसन। ठीक है, बुर्जोहम की खोज 1935 में डिटेरा और पीटरसन ने की थी। गुफ कराल जम्मू कश्मीर में स्थित एक नौपाषाणिक स्थल है। गुफ कराल, गुफ कराल क्या है, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। कैसा है? नौपाषाणिक स्थल है। ठीक है, गुफ कराल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। एक ऐसा स्थल है, नौपाषाणिक स्थल है। इसके बाद हम बात करें कुलाल। कुलाल क्या होता है? कुलाल अर्थात कुम्हार। कुम्हार की गुहा, चिरान, ये क्या है? कुहार की यानी कुलाल अर्थात कुहार की गुहा, चिरान नौपाषाणिक स्थल है। ठीक है, पूछ लेगा। कुलार जिसे क्या कहा जाता है? कुम्हार की गुफा, कुम्हार की गुहा। यहां से क्या प्राप्त हुए हैं? चिरांद। ये क्या है? नौपाषाणिक स्थल है। ठीक है, कैसे स्थल है? नौपाषाणिक स्थल हैं। यहां से हड्डी के अनेक उपकरण और हिरण के सींगों से निर्मित है। ठीक है, यहां से जो प्राप्त हैं हड्डी के अनेक उपकरण किससे निर्मित हैं? हिरण के सींगों से निर्मित हैं। ठीक है, हिरण के सींगों से निर्मित। ठीक, कुलार या कुमार की गुहा, चिरान, ये नौपाषाणिक स्थल है और हड्डी के अनेक उपकरण और हिरण के सींगों से ये निर्मित हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे से संबंधित जो राख के टीले हैं वो कर्नाटक स्थित सघन कल्लू से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नौपाषाण से संबंधित राख के टीले ये कहां से प्राप्त होते हैं? संगन कल्लू, जो कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, यहां से प्राप्त होते हैं। नौपाषाण से संबंधित जो राख के टीले हैं वो संगन कल्लू कर्नाटक से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें अदर जगह से भी राख के, अन्य जगह से भी राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जैसे आपका पिकलीहल हो गया, उतनूर हो गया, ये भी सब नौपाषाणिक स्थली हैं, यहाँ से भी राख के टीले मिले हैं। ठीक है, पिकलीहल, उतनूर, यहाँ से भी क्या मिले हैं? यहाँ से भी राख के टीले मिले हैं। इसके आगे हम अगर जब बात करते हैं तो धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ। पूछ लेगा कि धातुओं में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग हुआ? धातुओं में सर्वप्रथम प्रयोग किस धातु का होता है? ये होता है आपका तांबे का। तांबे का तो हुआ ही हुआ, लेकिन इसके साथ ही क्या हुआ? तांबे के साथ ही पत्थर का भी प्रयोग इसमें किया जाने लगा। ठीक है, यानी धातु में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में जो पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा, इस कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, पत्थर प्लस तांबे के उपकरणों का प्रयोग, इस कारण इसे क्या कहा गया? इस कारण इसे ताम्रपाषाणिक क्या? इस कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है,
ताम्रपाषाणिक संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी इसे कहा जाता है। इसके साथ ही इसे ताम्रपाषाणिक तो कहते ही हैं, इसे कैल्कोलोथिक कैल्कोलोथिक कल्चर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ताम्रपाषाण के साथ इसे क्या कहा जाता है, ताम्रपाषाण के साथ इसे कैल्कोलोथिक कल्चर भी कहा जाता है। ठीक है, कैल्कोलोथिक कल्चर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कल्चर भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगर बात करें हम, जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पश्चिमी महाराष्ट्र है यहाँ, और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। ठीक है, जो भारत में ताम्रपाषाणी युग की बस्तियां, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, इसके बाद आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसके बाद आपका पश्चिमी महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ से क्या पाए गए हैं, ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां यहाँ से पाई गई हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है उसमें अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है, जैसे आहड़ हो गया, बालाथल हो गया, बागौर, ओजियाना और गिलंद, ये सब पुरास्थल जो है ये बनास घाटी में स्थित हैं। इसके बाद आहड़ का प्राचीन नाम क्या होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। आहड़, आहड़ का प्राचीनतम नाम, प्राचीन नाम इसका क्या है, ताम्बवती। प्राचीनतम नाम क्या है इसका, आहड़ का प्राचीनतम नाम क्या है, आहड़ का प्राचीनतम नाम ताम्बवती, अर्थात तांबे वाली जगह है। क्या है, तांबे वाली जगह है। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और आपका एरण और नवदाटोली प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है उसमें मालवा हो गया, कायथा हो गया, एरण हो गया और आपका नवदा। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल कौन कौन से थे, प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो कायथा, मालवा, एरण, नवदाटोली। ये सभी क्या हैं, ये सभी प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। ठीक है, ये सभी प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। अगर इनमें से भी हम अगर महत्वपूर्ण की बात करें तो नवदाटोली है। कौन सा है, नवदाटोली। और नवदाटोली की खोज किसने की थी, अगर इसकी बात करें प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल कौन सा है, नवदाटोली खोज HD सांकलिया ने, किसने की थी, HD सांकलिया ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें जो कायथा संस्कृति, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन थी, पूछ लेगा। हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन कौन सी संस्कृति थी, कौन सी थी, कायथा संस्कृति। ठीक है, ये हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन संस्कृति थी। जो मृदभांड हैं, कुछ मृदभांड प्राक हड़प्पीय, उनमें लक्षण सीधे सीधे दिखाई देते हैं। ठीक है, साथ ही हड़प्पीय
हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति के लगभग 40 बस्तियां मालवा से प्राप्त होती हैं। कितनी? 40 बस्तियां मालवा से प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके बाद हम जो घटना चक्र के PYQ हैं उसे हम देखेंगे इस वीडियो के बाद। वो वाला आपके लिए आएगा, वो वाला चैप्टर हम उससे पूरे MCQ कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें कैसा कंटेंट था या कुछ इसमें सुधार करना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए, उसके अनुसार हम वीडियो। और इसी तरह हम आज हमने हिस्ट्री का देखा, फिर अगले हफ्ते हम ज्योग्राफी, उसी के बाद पॉलिटिकल, हर सब्जेक्ट का इसी शेड्यूल में हम कवर करेंगे। थैंक यू।